जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति से संबंधित है। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि राष्ट्रपति से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो अगर आपको ये जो क्वेश्चन है इसका अगर आपको PDF लेना हो तो आप हमारे चैनल के जो आपको क्या है कि डिस्क्रिप्शन होंगे वहां पे आपको टेलीग्राम के लिंक जो है वो आपको दे दिए जाएंगे। आप वहां से उसे क्या करेंगे कि प्राप्त करेंगे और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको सारे चीज जो है वो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, तो आज का ये जो टॉपिक है वो आपको 11th 12th इसके अलावे जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उन सभी के लिए जो है वो आपको महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति जो रहे थे वो आपको कौन रहे थे। ऑप्शन ए कह रहा है आपको राजेंद्र प्रसाद, उसके बाद है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आना चाहिए कि सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के राष्ट्रपति कब तक रहे थे। तो देखिए, तो ये जो भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं संविधान सभा के द्वारा 1950 में, और 1950 से 1962 तक जो होते हैं ये आपको भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। हालांकि भारत में राष्ट्रपति का जो विधिवत चुनाव होता है वो आपको 1952 में, तो 1952 में ये राष्ट्रपति के चुनाव जीतते हैं। इसके बाद 57 का भी चुनाव जीतते हैं, यानी कि कुल मिला के 12 वर्षीय भारत के क्या रहते हैं कि आपको राष्ट्रपति रहते हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। दूसरी बात कि डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति थे, और इनका राष्ट्रपति पद पर जो कार्यकाल है 1962 से 1967 है। तो इसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, इनका राष्ट्रपति पद पर जो कार्यकाल है यह आपको 1967 से 1969 है। मतलब कि इनका जो राष्ट्रपति पद पर कार्यकाल है मात्र 2 वर्ष का है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको राष्ट्रपति पद पे 2 वर्ष क्यों रहे थे। तो आप याद रखिएगा कि राष्ट्रपति पद पर, ठीक है ना, मृत्यु को प्राप्त करने वाले आपको पहले राष्ट्रपति जो थे कौन थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन। इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद आप बीबी गिरी से एक चीज याद रख सकते हैं कि भारत के प्रथम कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति वो आपको कौन है। तो याद रखिएगा कि भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति की अगर बात किया जाए तो वे हो जाएंगे आपको कौन, जानते हैं। तो आपको मतलब ये बीबी गिरी जो कि आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद क्या हुए थे कि आपको राष्ट्रपति बने थे। दूसरी बात इनके बारे में ये चीज और याद रख सकते हैं कि ये जो बीबी गिरी साहब है ना, ये आपको प्रथम गैर कांग्रेसी क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। मतलब कि कांग्रेस से संबंध रखते हुए राष्ट्रपति बनने वाले जो पहले व्यक्ति है वो कौन है, तो आपको बीबी गिरी, और साथ साथ प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति भी है ना। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि किनके मृत्यु के बाद ये कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, तो कहिएगा आप क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन के मृत्यु के बाद। तो एक का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपको बिल्कुल सही है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेस उम्मीदवार जो है वो आपको कौन थे। यानी कि भारत के राष्ट्रपति चुने गए प्रथम गैर कांग्रेसी आपको राष्ट्रपति कहेंगे वो कौन थे। तो ऑप्शन देखिए, कह रहा है ए बीबी गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए यानी कि बीबी गिरी। अब आइए अब इनके बारे में थोड़ा सा विशेषता जानते हैं। ये 1969 के राष्ट्रपति के चुनाव में क्या किए थे, नीलम संजीवा रेड्डी को क्या किए थे कि आपको हराए थे। यहाँ से एक बात आती है कि ये जो नीलम संजीव रेड्डी है ये भारत के किस क्रम के राष्ट्रपति है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है ना ये भारत के 6ठे क्रम के क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। और दूसरी बात इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा कि ये निर्विरोध चुने गए क्या है कि आपको राष्ट्रपति है, ठीक है ना। यानी कि नीलम संजीवा रेड्डी जो है जनता पार्टी की सरकार में क्या हुए थे कि आपको निर्विरोध जो थे वो आपको राष्ट्रपति चुने गए थे। इस चीज को आपको याद रखना है। ज्ञानी जैल सिंह इनके बारे में याद रखिएगा, ये आपको प्रथम सिख राष्ट्रपति है, क्या है, प्रथम सिख राष्ट्रपति। दूसरी बात कि जेबी वीटो का अब तक जो प्रयोग करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति है वो कौन है, तो आपको ज्ञानी जैल सिंह, जो 1986 में, कितना में, 1986 में डाकघर संशोधन विधेयक पर क्या किए थे कि आपको जेबी वीटो का प्रयोग किए थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति पद पर मृत्यु को प्राप्त करने वाले प्रथम क्या है कि आपको राष्ट्रपति। इस बात को आपको याद रखना है। और ये आपको बिहार के राज्यपाल भी क्या थे कि आपको रहे हुए थे। तो सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। और पूछेंगे
निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति, तो आप बता देंगे कि निर्विरोध चुने गए जो आपको राष्ट्रपति है वो कौन है, तो आपको नीलम संजीव रेड्डी। हालांकि आपको एक राष्ट्रपति और है जो है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना। तो दो व्यक्ति ऐसे हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। पहले है आपको कौन, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और दूसरे जो है वो आपको नीलम संजीव रेड्डी। और यह प्रश्न आपको 2023 में केबीसी का क्या है कि आपको पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो है वो आपको ए बिल्कुल जो है इसका सही आंसर है। चलिए अब चलते हैं 3 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण जो है वो आपको कौन है। मतलब कि यहाँ पर यह पूछा जा रहा है कि देखिए कि जब 1952 में राष्ट्रपति का जो प्रथम विधिवत चुनाव हुआ था उसके बाद क्या है कि आपको सर्वसम्मति से चुने जाने वाले जो है आपको राष्ट्रपति कौन है यह आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको नीलम संजीवा रेड्डी हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए अब नीलम संजीवा रेड्डी क्यों कहेंगे, 1952 में राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव होता है, उसके बाद सर्वसम्मति से चुने गए थे। हालांकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा द्वारा क्या थे, ये भी आपको सर्वसम्मति से चुने गए थे। लेकिन दोनों को अगर एक अलग नजरिए से देखिएगा तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ना वो आपको नीलम संजीव रेड्डी ही होना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हालांकि यहाँ से पूछेंगे कि निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन कौन है, तो आप यहां से याद रखिएगा कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले ये आपको निर्विरोध चुने गए थे, ठीक है ना, संविधान सभा द्वारा। और दूसरे जो है कौन है, तो आपको नीलम संजीव रेड्डी जो है ये भी आपको निर्विरोध चुने गए थे। हालांकि ये राष्ट्रपति का जब विधिवत चुनाव हुआ उसके बाद जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इन्हें क्या किया गया था कि आपको चुना गया था। तो इस सबको याद रखना है। डॉक्टर एस राधाकृष्णन ये भारत के प्रथम दार्शनिक राष्ट्रपति थे। तो सभी चीज आपको याद रखना है। और राष्ट्रपति से राष्ट्रपति बनने वाले पहले व्यक्ति की अगर हम बात करते हैं तो वे है आपको डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो 3 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर डी है। तो साथियों इन सभी चीजों को आपको बढ़िया से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं 4 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभी भारत का क्या है कि राष्ट्रपति नहीं रहा। मतलब कि भारत में अब तक 15 जो है व्यक्ति वो आपको चुना कर, ठीक है ना, क्या है चुनकर आपको राष्ट्रपति पद पर क्या है कि आपको पहुंचे है, क्या है पहुंचे है, ठीक है ना। तो उसी में से कह रहा है कि कौन जो है अब तक भारत के राष्ट्रपति नहीं रहे। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये भारत के क्या थे, ये आपको दूसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के क्या थे कि आपको तीसरे राष्ट्रपति थे। उसके बाद है आपको ज्ञानी जैल सिंह, ये भारत के जो है वो आपको 7वें राष्ट्रपति थे, क्या थे 7वें राष्ट्रपति। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ये कभी भी आपको राष्ट्रपति नहीं बने थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए अब इन राष्ट्रपति का जो शासनकाल है, ठीक है ना, यानी कार्यकाल कहिए शासनकाल नहीं, ठीक है ना, वो क्या है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1962 से 1967 तक क्या थे कि आपको भारत के राष्ट्रपति रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 1969 तक सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 2 वर्ष का राष्ट्रपति पद पर जो रहा वो किनका रहा, तो आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन का। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह 1982 से 1900 कितना जानते हैं, तो आपको 87 तक जो थे वो आपको भारत के क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे और प्रथम सिख राष्ट्रपति। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 4 नंबर, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। चलिए साथियों अब चलते हैं 5 नंबर प्रश्न की ओर। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। जब तक आप कमेंट करके नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप क्लास में रेगुलर हो भी या नहीं भी हो, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 5 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों स्वतंत्र भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इन सभी लोगों के बारे में कुछ ना कुछ चीजें हैं जिसके बारे में जानते हैं। जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे देश के प्रथम क्या कहेंगे कि आपको राष्ट्रपति क्या है राष्ट्रपति, तो ये कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद पूछा जाएगा कि बताइए कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे। तो साथियों भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर एस राधा कृष्णन, इसे भी आपको याद रखना है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, तो देखिए तो प्रथम अगर प्रधानमंत्री की अगर बात किया जाए तो वो कौन हो जाएंगे जानते हैं, वो हो जाएंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भारत के क्या थे कि आपको प्रथम गृह मंत्री, क्या कहेंगे प्रथम गृह मंत्री। और साथ साथ क्या कहिएगा जानते हैं कि आपको प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या है, उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो क्या कहेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है। और सरदार पटेल को
हम लोग आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते थे। देखिए तो इसमें सभी लोगों का कुछ ना कुछ निक नेम है, उस निक नेम को जानते हैं। जैसे देखिए सरदार पटेल, तो इनको क्या कहते हैं कि आपको आयरन मैन ऑफ क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको इंडिया कहते हैं। उसके बाद है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्हें हम लोग अजात शत्रु के नाम से क्या कहते हैं कि आपको जानते हैं। साथ साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न भी जो है वो आपको कहा जाता है। और जवाहरलाल नेहरू जी, इनको हम लोग चाचा के नाम से क्या करते हैं कि आपको संबोधित करते हैं। तो ये सभी चीज आपको याद रखना है। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही हो जाएंगे। उम्मीद है साथियों कि आपको सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं छठे नंबर प्रश्न को। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इस पे बात करते हैं। देखिए क्या कह रहा है साथियों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार जो है वो आपको राष्ट्रपति जो है वो आपको रहे थे। लगातार 2 बार कहा जा रहा है। और जान लीजिए अब तक भारत में एक ही ऐसे व्यक्ति है ना जो लगातार 2 बार आपको राष्ट्रपति रहे थे, और वे है आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्योंकि देखिए राष्ट्रपति का प्रथम विधिवत चुनाव 1952 होता है, 1952 में। तो 1952 से 57 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फिर आपको 57 से 62 तक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार से लगातार 2 कार्यकाल के लिए निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति कहेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इन्हें संविधान सभा द्वारा 1950 में ही क्या किया गया था कि आपको राष्ट्रपति चुना गया था। उसके बाद है लगातार, ठीक है ना, 2 बार उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले पहले व्यक्ति कहेंगे तो डॉक्टर एस राधा कृष्णन, ठीक है ना। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कहेंगे तो वे आपको डॉक्टर जाकिर हुसैन। याद रखिएगा ये आपको प्रथम क्या है तो आपको मुस्लिम राष्ट्रपति क्या है, मुस्लिम राष्ट्रपति। तो इस सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक चीज और याद रखिएगा, महात्मा गांधी 1924 में क्या हुए थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक ही बार, वो भी किस अधिवेशन में था, आपको बेलगांव अधिवेशन में। और हम लोग इन्हें प्यार से बापू के नाम से क्या करते हैं कि आपको संबोधित करते। इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से भी क्या होता है कि आपको जाना जाता है। इन्हें विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा था कि आपको अर्धनग्न फकीर कहकर संबोधित किया था। इन्हें सदी का महापुरुष अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था। बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान ने इन्हें जादूगर कहकर संबोधित किया था। खुदाई खिदमतगारों ने इन्हें मलंग बाबा कहकर क्या किए थे कि आपको संबोधित किए थे। तो साथियों महात्मा गांधी जी के बारे में जितने भी चीज आपको बताई जा रही है सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना था। 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे, ठीक है ना। जहां भी दिक्कत होगी आपको अपना फीडबैक जो है हमें जरूर देना है, ठीक है ना। चलिए साथ में क्या कर रहा है सुनिए, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है ना, पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। मतलब कि एक व्यक्ति जो है दोबारा भी आपको राष्ट्रपति जो है वो आपको बन सकता है, ठीक है ना। यह बात जो है वो आपको संविधान के इस अनुच्छेद में जो है वो आपको कहा गया है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए तो साथियों ये जो पुनः निर्वाचन है ना यह जो है आपको अनुच्छेद 57 में, इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि बताइए कि अनुच्छेद 55 में जो है वो आपको क्या है। तो साथियों अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रणाली है क्या है, निर्वाचन प्रणाली। इस निर्वाचन प्रणाली के बारे में क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया। तो इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है कि राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रणाली है उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में, तो क्या कहिएगा 55 में। तो फिर 54 में जो है क्या है तो देखिए तो राष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, मतलब कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेगा, ठीक है ना, यह बात जो है वो आपको किस अनुच्छेद में कही गई है, आपको अनुच्छेद 54 में। और उसके बाद अनुच्छेद 52 में जो है वो आपको क्या कहा गया है, राष्ट्रपति का जो पद है क्या है, राष्ट्रपति पद, ठीक है ना, इसके बारे में आपको चर्चा की गई। मतलब कि भारत में राष्ट्रपति का जो पद होगा अनिवार्य रूप से होगा, यह बात कहाँ कही गई, तो अनुच्छेद 52 में। राष्ट्रपति जो होंगे देश के प्रथम नागरिक होंगे वरीयता के क्रम में, यह बात कहाँ कही गई है, तो अनुच्छेद 52 में। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और भारत में राष्ट्रपति का जो पद है ना वह आपको अमेरिकी संविधान से क्या है कि आपको प्रेरित है, जबकि भारत में राष्ट्रपति के जो निर्वाचन प्रणाली है वह आपको क्या है कि आयरलैंड से जो है वो आपको प्रेरित है। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 7 का राइट आंसर वो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक साथियों जरूर देंगे। चलिए अब चलते हैं 8 में क्या कर रहा है। चलिए 8 का आंसर जो है आप लोगों को देना है कि 8 में क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको बात करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बाबू, आप लोग क्या कीजिए कि इसका आंसर जो है दीजिए, क्योंकि शुरू में हम इसके बारे में क्या किए थे कि आपको चर्चा किए थे। देखिए क्या कह रहा है सुनिए, जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे, ये पूछा जा रहा है। ये देखिए ऑप्शन ए करा है फखरुद्दीन अली अहमद, उसके बाद है नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह, आर वेंकट रमन। तो देखिए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना
वो हो जाएगा आपको, कौन जानते हैं? तो आपको नीलम संजीवा रेड्डी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको बिल्कुल सही है। और नीलम संजीवा रेड्डी जो है भारत के खेमे राष्ट्रपति हैं, जानते हैं, तो ये आपको छठे राष्ट्रपति। उसके बाद है फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको राष्ट्रपति थे, ठीक है ना। ओ सॉरी, प्रथम कहते हैं, पांचवें राष्ट्रपति थे। तो ये जो आप देख रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ये भारत के पांचवें राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये आपको 1974 में बने थे। और 1977 में पद पर रहते हुए इनकी भी मृत्यु हो गई थी। तो पद पर रहते हुए मरने वाले दूसरे राष्ट्रपति तो वो आपको फखरुद्दीन अली अहमद है, ठीक है ना। और इन्होंने ही 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए थे। उसके बाद है ज्ञानी जैल सिंह, ये भारत के जो है वो आपको सातवें क्या है कि आपको राष्ट्रपति है। और जेबी वीटो का प्रयोग करने वाले अब तक के एकमात्र राष्ट्रपति, ऐसे भी आपको याद रखना है। उसके बाद है आर वेंकट रमन, तो ये आपको ज्ञानी जैल सिंह के बाद क्या हुए थे कि आपको मतलब कि राष्ट्रपति जो थे वो आपको बने थे। तो ये हो गए भारत के क्या जानते हैं आठवें यानी कि राष्ट्रपति। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि भारत के नौवें राष्ट्रपति तो वो हो जाएंगे शंकर दयाल शर्मा, 10वें राष्ट्रपति के आर नारायण, 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 12वें राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, 13वें राष्ट्रपति कहेंगे प्रणब मुखर्जी, 14वें राष्ट्रपति वो आपको रामनाथ कोविंद जी, और 15वें राष्ट्रपति जो कि अभी फिलहाल है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। देखिए तो आपको क्रम भी इसका याद रखना है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो कि आपको बिल्कुल सही है, ठीक है ना। और नीलम संजीवी रेड्डी जो है वो आपको लोकसभा के अध्यक्ष भी क्या थे कि आपको रहे थे। तो ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। चलिए 9 में क्या कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी या कार्यकाल पूरा करने से पहले हो गई थी? जैसा भी प्रश्न है आप देख लीजिएगा। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, उसका बाद है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। मतलब कुल मिलाकर आप ये समझिए कह रहा है कि पद पर रहते हुए मरने वाले पहले राष्ट्रपति जो थे वो आपको कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और ये भारत के प्रथम क्या थे कि आपको मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे और भारत के प्रथम मुस्लिम उपराष्ट्रपति भी थे, ठीक है ना। और यह बिहार राज्य के राज्यपाल भी रहे हुए थे। तो 9 का राइट आंसर वो आपको सी हो जाएगा। देखिए और ये सब केबीसी में पिछले केबीसी में 7 करोड़ रुपया क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन राष्ट्रपति जो है आपको बिहार के क्या थे कि आपको राज्यपाल भी जो थे वो आपको रहे थे, ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग रामनाथ कोविंद जी के बारे में क्या कहते हैं कि आपको जानते थे, ठीक है ना। उस समय काफी ज्यादा चर्चा में हुए थे, इसलिए क्या था कि ऑप्शन में उनके बारे में भी दिया गया था, ठीक है ना। और डॉक्टर जाकिर हुसैन जी के बारे में भी दिया गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्रथम पूछा जा रहा था तो अक्सर लोग इसका आंसर जो था गलत दे दिया था, ठीक है ना। तो 9 का राइट आंसर ये आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए 10 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारतीय संघ के प्रतिरक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश निम्नलिखित में से किस में निहित होता है? मतलब कि भारतीय सेना के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं वो आपको कौन होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन में कह रहा है थल सेनाध्यक्ष, ठीक है ना। उसके बाद है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। मतलब भारत में तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च कमांडर होते हैं ना वे आपको राष्ट्रपति होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बाबू ये इसका क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 10 में क्या कह रहा है सुनिए। 11 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? देखिए कह रहा है उपराष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रधानमंत्री, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, राज्यपाल। तो हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं बताइए तो आपको राष्ट्रपति, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रयत्न क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं। उसके बाद है मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसकी भी नियुक्ति जो करते हैं कौन करते हैं तो आपको मतलब राष्ट्रपति करते हैं। और अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। उसके बाद है आपको प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री की भी नियुक्ति कौन करते हैं तो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं होती है, उनका जो होता है आपको चुनाव होता है। क्या होता है? चुनाव होता है। तो 11 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो देखिए तो ये जो देख रहे हैं निर्वाचन आयुक्त, यह आपको निर्वाचन आयोग के मुख्य अधिकारी होते हैं और इनके सहायता में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो अभी के निर्वाचन आयुक्त कौन है जानते हैं तो आपको राजीव कुमार है। तो इस सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। उपराष्ट्रपति कहेंगे तो आपको श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। उसके बाद है आपको राष्ट्रपति तो कहेंगे महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी जो कि देश के दूसरी महिला राष्ट्रपति और आपको प्रथम आदिवासी राष्ट्रपति। तो इस सब चीज आपको अच्छे से याद रखना है। 11 का राइट आंसर ये हो गया। चलिए 12 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति जो है वो आपको करता है? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए तो हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की क्या होती है कि आपको नियुक्ति की जाती है और नियुक्ति कौन करते हैं तो आपको राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत करते हैं?
तो याद रखिएगा कि आपको आर्टिकल 75 के तहत जो होते हैं आपको प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होती है ना, वो आपको अनुच्छेद 75 के तहत ही होती है, ठीक है ना। और कौन करते हैं जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। मतलब कि प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। और अनुच्छेद 74 अगर आप पढ़े होइएगा बढ़िया से, तो उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आपको ये जो राष्ट्रपति है उनके कार्यों में सहायता व सलाह के लिए क्या होंगे, कि आपको एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद के जो प्रमुख होंगे वे आपको प्रधानमंत्री होंगे, ठीक है ना। 75 में कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होगी ना, वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही होगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए, और जैसे आपको बताया जा रहा है आप लोग बढ़िया से क्या करेंगे कि सारी चीजों को देखते चलेंगे। चलिए अब चलते हैं 13 में क्या करा है, सुनिए। करा है कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा जो है वो आपको नहीं होता है। देखिए, तो करा है लोकसभा अध्यक्ष, उसका करा भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेना प्रमुख। तो देखिए, तो सेना प्रमुख की नियुक्ति जो करते हैं ना, वो आपको राष्ट्रपति करते हैं। बिल्कुल क्या कि आपको सही है। उसके बाद है भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनकी भी जो नियुक्ति होती है वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। अब बच गया कौन ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए, तो लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति जो है ना, वो आपको राष्ट्रपति नहीं करते, इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं वो आपको कैसे चुने जाते हैं। तो देखिए, तो आर्टिकल 93 के तहत क्या होता है कि लोकसभा सदस्य जो होता है अपने में से किसी एक को जो होते हैं वो आपको अध्यक्ष चुनते हैं और एक को जो होते हैं वो आपको उपाध्यक्ष चुनते हैं। मतलब कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष इस दोनों का जो चुनाव होता है ना, लोकसभा सदस्य अपने में से करते हैं। किस अनुच्छेद के तहत, तो आपको 93 के तहत। तो इसमें तो राष्ट्रपति की कोई भूमिका है नहीं, इसलिए 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको सारे चीज समझ में आ गए होंगे और क्लास कैसी लग रही है आप लोग जरूर बताएंगे। देखिए, और जो कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है भाइयों, अगर आप इसको बढ़िया से अगर आप याद कर लेते हो ना, तो देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी यही से पूछा जाता है। कहने के लिए टॉपिक है 11-12 का, क्या है 11-12 का, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो आपको पूरा जो है वो आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के जो चीजें हैं वो आपको बताई जा रही है। इसीलिए आप लोग अपने भाई बहनों में भी इन चीजों को शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। चलिए आइए अब हम यहाँ से बात कर लेते हैं एक चीज। भारत का मुख्य न्यायाधीश अभी 50वां मुख्य न्यायाधीश है, जो कि आपको डीवाई चंद्रचूड़ साहब है। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। चलिए अब चलते हैं 14 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। मतलब कि यहाँ से पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन ऐसा पद है, ठीक ना, जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न जो है कार्य करता है, ठीक है ना, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय के क्या है कि आपको न्यायाधीश। तो देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न काम नहीं करते हैं। अगर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना हो तो संसद उसको क्या कहता है कि आपको हटाता है। चलिए उसके बाद है चुनाव आयुक्त, ठीक है ना, तो इनके लिए क्या है कि आपको सारा चीज जो है वो आपको संसद करते हैं। उसके बाद है आपको राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको राज्यपाल हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के ही प्रसाद प्रयत्न क्या करते हैं कि आपको कार्य करते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी क्या जो लोकसभा अध्यक्ष है वो कौन है, तो याद रखिएगा कि अभी के लोकसभा अध्यक्ष जो है वो आपको ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला, ठीक है ना। इसको आपको बढ़िया से याद रखना है। और अभी लोकसभा में जो विपक्ष के नेता है वो आपको अधीर रंजन चौधरी है, इसे आपको याद रखना है। राज्यपाल अभी हम बिहार के पूछेंगे तो आपको कौन हो जाएगा, तो आपको राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, इसे आपको याद रखना है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कहेंगे तो वो कौन हो जाएंगे, राजीव कुमार, इसको भी आपको याद रखना है। सर्वोच्च न्यायालय में जो अभी मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो आप कहोगे कि सर 34 है। कितनी है, 34 है। तो सारा चीज बच्चों आपको अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। और अभी जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है डीवाई चंद्रचूड़ साहब है, मतलब डीवाई चंद्रचूड़ साहब। और ये जो देख रहे हैं सर्वोच्च न्यायालय, इसका जो गठन होता है 28 जनवरी कितना को जानते हैं, तो आपको 1950 को। तो ये सारे चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। सर्वोच्च न्यायालय है कहाँ, तो आपको नई दिल्ली में। और यह भारत में सबसे बड़ी जो है वो आपको न्यायिक संस्था है, ठीक है ना। यानी कि हमारे यहाँ जो इंटीग्रेटेड जुडिशियरी है उसमें जो शीर्ष पर है ना वो आपको हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना। तो 34 ये जो 14 है इसका राइट आंसर वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उम्मीद है कि सारे भाई बहनों को ये सभी चीजें होंगे आसानी से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब चलते हैं 15 में क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नियुक्त नहीं करता है। तो देखिए, कह रहा है वित्त आयोग। तो वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है किसके द्वारा, तो आपको राष्ट्रपति के द्वारा। तो इस बात को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है
योजना आयोग। क्या है? योजना आयोग। उसके बाद है राजकीय भाषा आयोग, मतलब राजभाषा आयोग, इसकी भी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग, इसकी भी जो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? योजना आयोग। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए योजना आयोग हालांकि अब है भी नहीं, क्या है भी नहीं। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि वित्त आयोग में अगर हम बात करते हैं तो प्रथम वित्त आयोग का जो गठन हुआ था 1951 में, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। उसके बाद है योजना आयोग, इसका गठन जो होता है 1950 में। और प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है ना, विजय खरे की अध्यक्षता में बना था। कब था? आपको 1955 में। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। और संघ लोक सेवा आयोग, इसका गठन होता है 1926 में। क्या है? 1926 में, ठीक है ना। यानी कि यूपीएससी का गठन कब हुआ था? तो 1 अक्टूबर 1926 को। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। तो देखिए, तो ये जो आपको देख रहे हैं यूपीएससी, क्या है? यूपीएससी, इसका उल्लेख जो है वो आपको कहाँ है? तो ये आपको आर्टिकल कितना में जानते हैं? तो आपको 315 में इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना। और वित्त आयोग का उल्लेख कहेंगे तो ये आपको आर्टिकल 280 में है। तो ये सभी चीज आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए आपके एग्जाम में जैसे भी प्रश्न पूछा जाए आप उसको बढ़िया से याद रखिएगा। और अभी जो यूपीएससी के अध्यक्ष है वो आपको डॉक्टर मनोज सोनी है, इसे आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं 16 में क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। मतलब कि जो धन विधेयक हो, ठीक है ना, या आपको जो वित्त विधेयक हो, तो इसके लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? तो साथियों यह है आपको भारत के राष्ट्रपति। क्योंकि देखिए कि जो वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है ना, वो आपको राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही क्या होते हैं कि आपको पेश किए जाते हैं। धन विधेयक राष्ट्रपति के पूर्व स्वीकृति से ही पेश किए जाते हैं। तो यहाँ से एक बात आएगी कि कोई विधेयक आपको धन विधेयक है या नहीं, इसकी संकल्पना कौन करेगा? तो साथियों कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसकी संकल्पना जो करते हैं ना, वे आपको लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ठीक है ना। कोई विधेयक राज्य में आपको धन विधेयक है या नहीं, इसकी संकल्पना जो है आपको विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। तो देखिए सेंटर में अलग होता है और स्टेट में आपको अलग होता है। तो सारी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो देख रहे हैं 16, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा कि ये जो आपको वित्त विधेयक है, क्या है? वित्त विधेयक, थोड़ा सा याद रखिएगा। तो वित्त विधेयक के बारे में जो चर्चा है ये आपको अनुच्छेद 117 में है, ठीक है ना। उसके बाद है आपको धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक। तो साथियों धन विधेयक का जो उल्लेख है ना वो आपको कहाँ जानते हैं? तो ये आपको आर्टिकल कितना में जानते हैं? तो आपको 110 में है। उसके बाद जो है आपको एक चीज और याद रखिएगा, समझे ना, वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या है? वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो आप देख रहे हैं वार्षिक वित्तीय विवरण, इसका उल्लेख कहाँ है? तो कहेंगे आपको अनुच्छेद कितना में जानते हैं? 112 में। तो देखिए तो हमारे संविधान में बजट शब्द का कहीं उल्लेख नहीं है, उसके जगह पर जो है ना वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का उल्लेख है। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। और एक चीज और याद रखिएगा, आपको आर्टिकल कितना 108, इसके तहत जो होता है संसद का संयुक्त अधिवेशन जो होता है ना वो आपको बुलाया जाता है। तो देखिए तो अनुच्छेद वाली चीज सब भी आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए और ये सब जो है आपके एग्जाम में इस सबसे काफी ज्यादा प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो आप लोग इसको बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है ना। कुछ लोग कहते हैं कि हमको 11 12 में ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। भाई मेरे 11 12 का ही चीज जो होते हैं ना वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि 6 से लेकर आपको 12 तक के जो सारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको कम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कुछ लोग हमें कहते हैं कि सर आप 11 12 के बच्चे को इतना क्यों पढ़ा देते हैं? तो देखिए मेरा मानना है कि अगर हमें 5 मंजिल का घर बनाना है ना तो उसका बेस जो होगा वो आपको काफी अच्छे से तैयार करना होगा। अगर उसका बेस अगर हम तैयार नहीं करेंगे तो क्या होगा, आगे चलकर वो घर जो है आपको ढह जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों के साथ भी यही होता है कि 11 12 जो होता है उसका बढ़िया होता नहीं। यहाँ टीचर लोग जो होते हैं बस इतना कहते हैं कि बस आपको जो सिलेबस में दिया हो उसको पढ़ लीजिए, क्या कीजिए, पढ़ लीजिए। उसमें भी क्या होता है कि काट छाट कर पढ़ाया जाता है। बच्चे जो होते हैं वो आप उतने समझदार होते नहीं। जब वो ग्रेजुएशन पास करता है तब उसके पास अकल आता है कि वो मेरे साथ ठगी हुई है, ठीक है ना। तो बच्चों हम आपको ठगते नहीं, जो सारा चीज है वो सारे के सारे चीज जो है हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है ना। अगर मेरे चीजों का अगर मूल्यांकन करना है तो आपके घर में आपके कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले आपके भाई बहन होंगे, ठीक है ना। उनसे आप मेरे पढ़ाई के बारे में संदर्भ में क्या कीजिए, चर्चा कीजिए, ठीक है ना। वो आपको बताएंगे कि आप राइट वे में है या रॉन्ग वे में है, ठीक है ना। तो इसलिए आप मेहनत अभी से बढ़िया से कीजिए, ठीक है ना। अभी से अच्छे से मेहनत कीजिएगा, लाइफ आपका जो होगा काफी शानदार होगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं 17 में, लेकिन उससे पहले इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार जो है किसे दिया गया? ऑप्शन ए कह रहा है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको
राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। और राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्ति है ना, उसका जो उल्लेख है वो आपको आर्टिकल 72 में है। किसमें है? आर्टिकल 72 में, यानी कि अनुच्छेद 72 में जो है ना, वो आपको क्या जानते हैं, तो राष्ट्रपति के क्षमादान शक्ति के बारे में चर्चा की गई है। तो इसे आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब देखो यहाँ पे कोई चीज है, देख लेते हैं। जैसे देखिए लोकसभा अध्यक्ष, तो देखिए तो लोकसभा अध्यक्ष तभी बताए थे कौन है, तो आपको ओम बिरला। लेकिन आप यहाँ पर याद रखिएगा प्रथम लोकसभा अध्यक्ष वो आपको जीबी मावलंकर है। कौन है? जीबी मावलंकर है, ठीक है ना। तो इसको आपको याद रखना है। चलिए, प्रथम मुख्य न्यायाधीश तो जस्टिस जे हीरालाल कानिया, क्या कहेंगे? जे हीरा लाल क्या कहिएगा जानते हैं, तो आपको कानिया। ये प्रथम आपको क्या थे जानते हैं, तो आपको मुख्य न्यायाधीश। उसके बाद है प्रथम प्रधानमंत्री, तो ये तो आप जानते होंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए था जैसा भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ना, एकदम भाई साहब भौकाल मचा के आना है, ठीक है ना, गर्दा उड़ा देना है एग्जाम में क्वेश्चन को, ठीक है ना। कहते हैं ना एग्जाम के माथा में जो छेद करके आना है, तो एग्जाम के माथा में नहीं छेद कीजिएगा, पेपर में छेद करके आना है, ठीक है ना, बढ़िया से, क्योंकि आपको ये सारी चीज याद आएंगे। नहीं 11th में एक क्वेश्चन छूटेंगे, नहीं आपसे 12th में क्वेश्चन छूटेंगे, ठीक है ना। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आइएगा तो आप हीरो बन जाइएगा, क्योंकि पटना दिल्ली कहीं भी जाइए आपको क्या है कि वही कॉन्सेप्ट पढ़ना है, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पटना में पढ़े हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि दिल्ली पढ़े हुए हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कोटा पढ़े हुए हैं। भाई कहीं पढ़िए, मतलब नहीं है, ठीक है ना। एक लाइन में समझ जाइए कि अगर आप सीतामढ़ी में भी अगर महात्मा गांधी जी के बाबू का नाम अगर पढ़े हैं, क्या जानते हैं, करमचंद गांधी, तो पटना जाइएगा तो श्री करमचंद गांधी पढ़िएगा, और दिल्ली जाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा पढ़िएगा आदरणीय श्री करमचंद गांधी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको क्या है कि आपको पढ़ना है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट वही रहता है, बस थोड़ा सा तरीका उसका बदल दिया जाता है। इसीलिए आपको भी कहते हैं कि मेहनत करो अभी से ही, ठीक ना। आगे चलकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जब तैयारी करोगे ना, कॉपी को खोलोगे, उस समय आपको क्या होगा कि आपको बेहतर फील होगा कि क्या सर क्या पढ़ाए थे, ठीक है ना। मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है, इसीलिए आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, सुनिए। कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा, ठीक है ना, और राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की जो संख्या है कितनी होती है। हालांकि अब लोकसभा में मनोनीत नहीं किए जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 2019 से ही क्या है कि एंग्लो इंडियन के आरक्षण को आगे नहीं बढ़ाया गया। तो पहले क्या होता था कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को क्या होते थे कि आपको राष्ट्रपति के द्वारा प्रतिनिधित्व न मिलने पर मनोनीत किया जाता था। राज्यसभा में अभी भी आपको 12 सदस्यों को क्या होता है कि आपको मनोनीत किया जाता है। जो सदस्य आपको क्या है कि आपको कला क्या है, कला, इसके अलावा आपको साहित्य क्या है, साहित्य, इसके अलावा आपको विज्ञान क्या है, विज्ञान, इसके अलावा आपको समाज सेवा क्या है, समाज सेवा। यानी कि इन 4 क्षेत्रों में, ठीक है ना, जो लोग आपको क्या होता है ख्याति प्राप्त होते हैं, जिनका उत्कृष्ट नाम होता है, वैसे लोगों को राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आपको राज्यसभा में क्या करते हैं कि आपको मनोनीत करते हैं सांसद के रूप में। तो देखिए तो 12 को इधर से हो गया और 2 इधर से हो गया, तो टोटल कितना हो गया था आपको 14 हो गया। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। तो लोकसभा में जो मनोनीत किया जाता है ना था, मतलब मनोनीत किया जाता था, ठीक है ना, 2 एंग्लो इंडियन को, वह आपको अनुच्छेद कितना के तहत जानते हैं, तो आपको 331 के तहत, इसको आपको याद रखना है। और राज्यसभा में भी जो है आपको मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना, 12 सदस्य किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, तो आपको अनुच्छेद 80 के तहत। तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और भारतीय संसद का जो निम्न सदन है उसको लोकसभा कहते हैं, और उस सदन को राज्यसभा कहते हैं। जबकि राष्ट्रपति संसद के जो होते हैं अभिन्न अंग होते हैं। तो ये सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो राष्ट्रपति पद के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद कितना में है, तो आपको 52 में, इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। लोकसभा के संरचना के बारे में जो चर्चा की गई है वह आपको का अनुच्छेद 81 में। देखिए कि लोकसभा का संरचना, लोकसभा का संरचना कैसा होगा, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका बॉडी कैसा होगा, इसके बारे में चर्चा किया गया अनुच्छेद 81 में। और राज्यसभा के संरचना के बारे में जो उल्लेख है वो आपको अनुच्छेद 80 में है। तो यहाँ पर जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है सारे चीजों को आपको बढ़िया से देख लेना है। तो 18 का जो राइट आंसर होगा ना मेरे भाई, वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और आप लोगों को एनालिसिस कैसी लग रही है, आप लोग अपना फीडबैक जो है जरूर देंगे। चलिए 19 में क्या कर रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्या है, वह क्या करे। देखिए क्षमादान प्रदान करे, तो क्षमादान का अधिकार उनको प्राप्त है, क्या है, प्राप्त है। अनुच्छेद 72 क्या अब कह रहा है कि न्यायालय के न्यायाधीश को क्या करे कि आपको हटाए, क्या करे, हटाए। आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो देखिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। संसद का सत्र न चलने पर वे आपको न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटा सकते। इसको हटाने का काम जो है किसको सौंपा गया है जानते हैं, तो आपको संसद को, किसको है, संसद को। इसीलिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। तो यहाँ से एक बात आती है कि राष्ट्रपति के जो क्षमादान शक्ति है इसका उल्लेख कहाँ है, तो भाई मेरे इसका उल्लेख जो है
अनुच्छेद 72 में है, ठीक है ना। उसके बाद है आपातकाल की घोषणा। राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियां है उसका जो उल्लेख किया गया, कहाँ किया गया है, तो आपको आर्टिकल 352 से 360 में जो है राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति के बारे में चर्चा किया गया है। और भारत में राष्ट्रपति अपने आपातकालीन शक्ति का प्रयोग जो करते हैं वो आपको मंत्रिमंडल के क्या होता है कि आपको परामर्श पर करते हैं। उसके बाद है राष्ट्रपति संसद का सत्र न चलने पर आपको अनुच्छेद 123 के तहत जो होते हैं वो आपको अध्यादेश जो होते हैं वो आपको जारी करते हैं। तो ये सारा चीज आपको याद रखना है। तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, ठीक है ना, आपको बढ़िया से टिक आउट करके आना है, ठीक है ना, गलती नहीं मानना है, थोड़ा सा बस पेशेंस रखना है, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में जो होते हैं वो आपको हल्के भी होते हैं, कुछ भारी भी होते हैं। तो हम लोग क्या होता है कि भारी पहले अगर आ गया तो देख के नर्वस हो जाते हैं, तो नर्वस हमको नहीं होना है, ठीक है ना। जैसा भी होगा शानदार होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आपको लेके चलते हैं 20 में, ठीक है ना। आइए पढ़ना निमन से पढ़िएगा, तो लास्ट में किराना दुकान खोलना होगा, ठीक है ना। हाँ बेंगलुरु बेंगलुरु नहीं जाइएगा, गाँव में खोल लीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है कि किसी विधि के प्रश्न पर, ठीक है ना, मतलब कोई कानून संबंधित जो बातें हैं, ठीक है ना, कानून संबंधित कुछ प्रश्न है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का जो अधिकार है किसको है। तो देखिए तो किसी विधि संबंधी प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से जो है वो आपको परामर्श लेने का जो अधिकार है ना वो आपको किसको जानते हैं, तो आपको राष्ट्रपति को। किस अनुच्छेद के तहत जानते हैं, तो आपको अनुच्छेद 143 के तहत। लेकिन उस परामर्श को राष्ट्रपति माने या ना माने यह राष्ट्रपति के विवेक पर क्या होता है कि आपको निर्भर होता है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति को कोई परामर्श दे दिया तो उस परामर्श को मानना क्या है कि आपको राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है, ऐसा नहीं है। वो माने या ना माने क्या है कि आपको राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर है। तो सभी चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो आपको ऑप्शन नंबर क्या है, तो आपको बी, जो कि आपको बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं 21 में। देखो बाबू क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वो आपको प्रदान करता है। तो देखिए कह रहा है अनुच्छेद कितना 32। तो देखिए तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में जो है क्या किया गया कि आपको चर्चा किया गया, यानी कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये आता है। ये तो कभी खैर होगा नहीं, क्या संवैधानिक उपचारों का क्या कहिएगा, तो आपको अधिकार। बी आर अम्बेडकर सामने इसे क्या कहा था, संविधान के हृदय और आत्मा कहते हैं अनुच्छेद 32 को। तो ये तो खैर है नहीं, ठीक है ना। उसके बाद है अनुच्छेद 43। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। इसी के तहत क्या होते हैं कि आपको राष्ट्रपति जो होते हैं उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो होते हैं वो आपको प्रदान करते हैं। मतलब कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं अनुच्छेद 143 के तहत। इन चीजों को आपको याद रखना है। अनुच्छेद जो है 129, इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो आपको क्या है, तो आपको एक अभिलेखीय न्यायालय क्या है, अभिलेखीय क्या है जानते हैं, तो आपको न्यायालय मतलब सर्वोच्च न्यायालय के सारे निर्णय जो होते हैं वो आपको क्या होते हैं कि आपको एक रिकॉर्ड बुक में जो होते हैं वो आपको रखे जाते हैं, ठीक है ना। मतलब उनके फैसले को अगर मान के चलिए कि किसी जगह पे वो गलत स्टेप ले रहे हैं तो उनके फैसले को, पुराने फैसले से जो है क्या होगा कि आपको आईना दिखाया जाएगा कि देखिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपने सेम केस में ऐसा कहे थे। मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय में जो भी निर्णय दिए जाते हैं ना सारे को जो होता है क्या होता है कि आपको लिखा जाता है, क्या होता है लिखा जाता है। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय को हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको एक अभिलेखीय न्यायालय कहते हैं, ठीक है ना। अनुच्छेद 29 में यह बात कही गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 22 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है। तो साथियों संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति जो है वो आपको राष्ट्रपति को है। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं कि आपको अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत, अनुच्छेद 108 के तहत संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं। और इस संयुक्त बैठक को, ठीक है ना, कि अध्यक्षता जो करेंगे, क्या करेंगे, अध्यक्षता, ठीक है ना, वो आपको कौन करेंगे। तो देखिए तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता जो है वो आपको लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। क्या करेंगे, लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। तो इस बात को भी आपको याद रखना है। तो देखिए तो कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों को बुलाने की शक्ति, ठीक है ना। तो देखिए तो ये लोकसभा के भी अलग बैठक बुला सकते हैं, राज्यसभा के भी अलग बैठक बुला सकते हैं, और नहीं तो आपको क्या होगा जानते हैं, दोनों की संयुक्त बैठक भी बुला सकते हैं। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होते हैं। वे संसद के मतलब सत्र को कभी बुला सकते हैं, उसको सत्रावसान कर सकते हैं, क्या है, सत्रावसान कर सकते हैं कभी भी, ठीक है ना, किसी भी समय उसको वो बुला सकते हैं। इतने पावर उनके पास होते हैं, ठीक है ना। तो 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि राष्ट्रपति को कौन क्या कराता है जानते हैं, सहायता एवं मंत्रण जो है वो आपको देता है। देखिए सहायता होगा बाबू, यहाँ पर क्या होगा, सहायता, ठीक है ना। तो देखिए तो राष्ट्रपति को मंत्रण एवं सहायता जो देते हैं ना वो आपको कौन देते हैं, संघीय
मंत्रिपरिषद। मतलब कि आपको अनुच्छेद 74 में यह बात जो है आपको स्पष्ट रूप से कही गई है। क्या जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए क्या होगा, जानते हैं कि आपको एक मंत्री परिषद होंगे। क्या होंगे? एक मंत्री परिषद होगा। या देखिएगा कि भारत के राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यह बात कहाँ कही गई है? अनुच्छेद 74 में। और उस मंत्री परिषद के जो प्रमुख होंगे वो आपको कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, वो बिल्कुल आपको सही हो जाएंगे। ठीक है ना। प्रधानमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत, प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की भी जो नियुक्ति होती है वो आपको अनुच्छेद किसके तहत जानते हैं? तो आपको 75 के तहत ही जो होते हैं वो आपको किए जाते हैं। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रियों की जो नियुक्ति करते हैं वो कौन करते हैं? तो आपको राष्ट्रपति करते हैं। तब यहाँ से एक बात आएगी, आर्टिकल 76 के बारे में सर कभी आपने चर्चा नहीं किया। तो देखिए, तो आर्टिकल 76 में जो है ना बाबू, वो आपको महान्यायवादी के नियुक्ति के बारे में जो है चर्चा की गई। तो इसको भी आपको याद रखना है। और भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये आपको भारत सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होते हैं। और अभी के जो महान्यायवादी है वो आपको कौन है जानते हैं? तो ये आपको आर वेंकट रमनी है। ठीक है ना। तो एक महान्यायवादी ऐसे होते हैं जो आपको संसद के क्या जानते हैं कि आपको मतलब कि बैठक में भाग लेते हैं, लेकिन कभी वो मत जो है नहीं डाल सकते। ठीक है ना। समझ गए बात को? तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। 23 के बाद 24 में क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति ने आर्थिक संकट की घोषणा कब की थी? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो साथियों, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जो आर्थिक संकट की घोषणा की जाती है ना, वो आपको कब की जाती है, इस पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो भारत के बाकी देखिए 1962 में यह आपको राष्ट्रीय आपात की क्या है कि आपको घोषणा हुई। देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1971 में भी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा 1975 में भी, राष्ट्रीय आपात की घोषणा। राष्ट्रीय आपात की घोषणा 3 बार हो चुकी है, जबकि वित्तीय आपात का 1 बार भी नहीं हुआ है। ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आपको आर्थिक संकट या वित्तीय आपात, इसकी घोषणा जो होगी वो आपको राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 360 के तहत की जाएगी, लेकिन आज तक कभी हुआ ही नहीं है। बाकी इधर जो देख रहे हैं राष्ट्रीय आपात, इसकी घोषणा जो होते हैं अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपको करते हैं। तो सारा चीज आपको अच्छे से याद रखना है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सभी चीज आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसे बढ़िया से याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं 25 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के, ठीक है ना, लिए व्यक्तियों का नामांकन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो देखिए, याद रखिएगा कि विदेशों को भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामांकन जो है कौन करते हैं? तो ये होते हैं आपको राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तभी के राष्ट्रपति कौन है? तो महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला कहेंगे तो आपको मीरा कुमार। देखिए सब आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो ये जो देख रहे हैं आपको 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा। और राज्यसभा के सभापति भी कौन है? तो जगदीप धनखड़। क्या है? जगदीप धनखड़। तो साथियों, आज हम लोग क्या किए कि 25 तक के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस किए। कल हम लोग क्या करेंगे, देखिए कि 26 नंबर प्रश्न से इसका हम लोग क्या करेंगे कि आपको एनालिसिस करेंगे। ठीक है ना। कारण क्या है कि वीडियो ऐसे बहुत ज्यादा जो हो जाएगी, आपको लॉन्ग टाइम की हो जाएगी। ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या किया कि आज 1 से लेके 25 तक का जो प्रश्न है उसी का हमने क्या किया कि आपको एनालिसिस किया। ठीक है ना। और जो है हम लोग क्या करेंगे कि इससे जो आपको आगे की चीज है उसका एनालिसिस करेंगे। और साथियों, आप लोगों को क्लास कैसी लगी, ठीक है ना, आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। अगर क्लास आपको बहुत अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे और लाइक वाले जो बटन है उसके साथ भी खेलते चलेंगे। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे कल आपसे एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से सुविधा, टेक केयर, ऑल ऑफ यू।